हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का एक भाग है जीव विज्ञान बायोलॉजी, उसका पहला पाठ जैव प्रक्रम बायोलॉजिकल प्रोसेस का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। यह वीडियो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है और इसमें हम आपके साथ 1 से लेकर 18 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अर्थात लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्सर्जन क्या है। जो उत्सर्जन प्रक्रिया होती है वह क्या है, और उत्सर्जन में भाग लेने वाले वृक्क से संबंधित अन्य रचनाओं को भी सूचीबद्ध करें, अर्थात जो ऑक्सीजन में भाग लेने वाले और वृक्क से संबंधित अन्य रचना होता है उनके बारे में भी बताएं। तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। जो शरीर में बचा कुचा पदार्थ अर्थात अपशिष्ट पदार्थ रहता है उसी का बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। मनुष्य में उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित है, अर्थात नीचे लिखी हुई है। जो उत्सर्जन से रचनाएं निम्नलिखित होती है, पहली रचना है वृक्क, दूसरी है मूत्रवाहिनी, तीसरा है मूत्राशय और चौथा है मूत्रमार्ग। वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये चारों जो हैं उत्सर्जन में भाग लेने वाले वृक्क से संबंधित अन्य रचनाएं हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है परपोषण किसे कहते हैं। जो पोषण की यह एक भाग है कि परपोषण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो परपोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, अर्थात वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं अपितु किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, किसी अन्य माध्यम से अन्य स्रोत से वे भोजन को प्राप्त करके अपने जीवन को चलाते हैं, वैसा जीव परपोषण जीव कहलाते हैं। और जो परपोषण होता है वह निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। जो परपोषण के भी प्रकार होते हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो परपोषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला परपोषण होता है प्राणी संपोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण, तीसरा परजीवी पोषण और चौथा होता है प्रासरणी पोषण। तो ये चारों परपोषण के प्रकार होते हैं। और परपोषण वैसा जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं अपितु किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उसे ही परपोषण कहा जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोषण क्या है, इसके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। जो पोषण है वह क्या है और इसके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। तो पोषण एक जटिल प्रक्रम है, अर्थात एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है, जिसके द्वारा शरीर रचना, टूट फूट की मरम्मत एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन एवं नियमन होता है। जो पोषण होता है, पोषण एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत कोई भी जीवधारी भोजन को ग्रहण करता है और भोजन के ग्रहण करने के बाद उसका जो शरीर रचना होता है अर्थात शरीर में वृद्धि होता है और उसके शरीर में टूट फूट की मरम्मत होती है और अन्य सभी जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनका भी संचालन एवं नियमन पोषण के द्वारा ही होता है। और इसके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। तो पोषण के विभिन्न चरण हैं मुख, आहार नली, आमाशय, क्षुद्रांत, आंत की भीति, बिना पचा भोजन वृद्धांत्र में भेज दिया जाता है। ये जो मुख, आहार नली, आमाशय, क्षुद्रांत, आंत की भीति हैं, ये सभी पोषण के विभिन्न चरण हैं। और पोषण में आपको सिर्फ इतना समझना है कि पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीवधारी भोजन को ग्रहण करता है और भोजन के ग्रहण करने से उसका जो शरीर रचना होता है और टूट फूट की मरम्मत होती है और अन्य जैविक क्रियाओं का संचालन एवं नियमन सही से होता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं। जैसे आपने परपोषी पोषण को पढ़ा उसी प्रकार एक स्वपोषी पोषण होता है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उसके उप उत्पाद क्या हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो स्वपोषी पोषण होता है वह केवल हरे पौधों में होता है। स्वपोषी पोषण हरे पौधों में पाया जाता है जो कि अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अर्थात प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया स्वपोषी पोषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक से CO और जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और इस क्रिया में ऑक्सीजन जो होता है, इस क्रिया में
इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस जो होता है बाहर निकल जाता है। तो इससे हम यह समझते हैं कि जो पौधे होते हैं वे ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, अर्थात ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है पेड़ लगाने के लिए, क्योंकि पेड़ जो होता है वह ऑक्सीजन को रिलीज करता है और हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो इससे पेड़ लगाने से बैलेंस बना हुआ रहता है, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी नहीं होती है। और ऑक्सीजन का जो रासायनिक, यह जो फोटोसिंथेसिस का रासायनिक अणुसूत्र होता है वह होता है 6O2+12H2O। यह सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है, तब यह बनाता है C6H12O6 + 6H2O + 6O2। और इसमें जो आवश्यक परिस्थिति होता है वह होता है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ हैं। इसका उप उत्पाद होता है वह आणविक ऑक्सीजन है। तो इसमें सबसे पहले आपको समझना है कि स्वपोषी पोषण क्या है और उस आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है। तो उसका जो आवश्यक परिस्थिति है वह है सूर्य का प्रकाश होना बहुत जरूरी है, क्लोरोफिल होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ हैं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में, जो श्वसन होता है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो श्वसन होता है सांस लेने की प्रक्रिया, उसमें हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो जो श्वसन लेने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा, अर्थात जल में रहने वाले जीव की अपेक्षा जो स्थल पर जीव रहते हैं वह किस प्रकार फायदे में रहता है। तो जलीय जीव जो होता है वह जल में मिले ऑक्सीजन का उपयोग करता है। जो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन रहता है उसी को वह उपयोग करता है, क्योंकि जल में मिले ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। जितना ऑक्सीजन वायु में घुला हुआ रहता है उसकी मात्रा के अनुसार जल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होती है। इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। जो उनका श्वास दर होता है वह स्थलीय जीवों की अपेक्षा बहुत ही द्रुत अर्थात बहुत ही कम होती है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव इस प्रकार लाभप्रद है। यही कारण है कि जल जो होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा सीमित है, अर्थात वायुमंडल की अपेक्षा कम है। इसलिए जो जीव जल में रहता है उसकी अपेक्षा स्थल पर रहने वाला जीव ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए श्वसन के लिए लाभप्रद में अर्थात फायदे में रहता है। इसके बाद आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया कि श्वसन क्या है। श्वसन क्या है? शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य पदार्थों के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। श्वसन में आपको सिर्फ इतना बहुत जरूरी से समझना है कि श्वसन में हम लोग बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। इसे निम्न समीकरण द्वारा समझा जा सकता है। नीचे एक समीकरण दिया गया है, इस समीकरण के द्वारा आप श्वसन की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। जिस समीकरण में दिया गया है कि जब C6H12O + 6O2 के साथ अभिक्रिया करता है तब वह बनाता है 6CO2 + 6H2O + 673 केल्विन, या फिर इसको आप सेल्सियस में भी बता सकते हैं। तो इस अभिक्रिया का जो यह समीकरण है यह श्वसन का समीकरण है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि निम्न समीकरण किसका है, तो यह समीकरण जो है यह श्वसन का समीकरण है। और श्वसन में आपको सिर्फ इतना समझना है कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना ही श्वसन कहलाता है। स्वपोषण की आवश्यक शर्तें क्या हैं, इसके उप उत्पाद क्या हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन लगता है पहले भी रिपीट हुआ था। तो पूछा जा रहा है कि स्वपोषण की आवश्यक शर्तें क्या हैं और इसके उप उत्पाद क्या हैं। स्वपोषण के लिए निम्न शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। जो स्वपोषण होता है ये शर्त दिया गया है और इन शर्तों को पूरा करना आपको बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ए, पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति होना चाहिए स्वपोषण के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 की उपस्थिति होना चाहिए। जल अर्थात H2O की उपस्थिति होना चाहिए। और जो स्वपोषण होता है उसकी आवश्यक शर्तें क्या हैं और इसी में पूछा जा रहा है कि इसके उप उत्पाद क्या हैं। तो पर्णहरित या क्लोरोफिल सूर्य से विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, जिसके द्वारा CO2 एवं H2O का स्थिरीकरण कर अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। उप उत्पाद के रूप में ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। ग्लूकोज अंततः स्टार्च में बदल जाता है। जो ग्लूकोज होता है वह लास्ट में
स्टार्च में बदल जाता है और इसका जो उप उत्पाद होता है उसके रूप में ऑक्सीजन एवं ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज तो लास्ट में स्टार्च में बदल जाता है और जो बच जाता है वह ऑक्सीजन होता है। तो इसका जो उप उत्पाद होता है वह ऑक्सीजन होता है, अर्थात यह जो स्वपोषण करता है वह ऑक्सीजन को रिलीज करता है और स्वपोषण पौधों में किया जाता है। और स्वपोषण करने के लिए ये 3 चीज़ होना बहुत जरूरी है। पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल की उपस्थिति होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की उपस्थिति होना चाहिए और जल की उपस्थिति होना चाहिए और सूर्य के प्रकाश की भी उपस्थिति होना चाहिए। परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं? एक परिसंचरण तंत्र होता है और इस तंत्र से आप क्या समझते हैं, अर्थात इस तंत्र के बारे में बताएं। तो उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थों या अन्य उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और इस तंत्र के 3 प्रमुख अवयव हैं। जो परिसंचरण तंत्र है यह सभी जीवों में नहीं पाया जाता है। यह तंत्र उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाया जाता है और यह एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है, अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह में ले जाता है। और इस तंत्र के 3 जो होते हैं मुख्य अवयव होते हैं। पहला होता है रक्त या रुधिर, रक्त को ही रुधिर कहा जाता है। दूसरा होता है हृदय और तीसरा होता है रक्तवाहिनियाँ। परिसंचरण का जो तंत्र के मुख्य 3 अवयव होते हैं वे होते हैं रक्त या रुधिर, हृदय और रक्तवाहिनियाँ। और परिसंचरण तंत्र जो होता है वह उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों, हार्मोन एवं उत्सर्जी पदार्थों या अन्य उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप विभिन्न पदार्थों को शरीर का एक भाग से उनका शरीर बड़ा होता है इसलिए शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने का कार्य करते हैं, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन क्या है? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी था, लेकिन इसमें कुछ अलग पूछा जा रहा है कि उत्सर्जन क्या है और मानव में इसके 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखे। जो मानव में उत्सर्जन का 2 प्रमुख अंग है उन दोनों प्रमुख अंगों का भी नाम बताएं। तो जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासन की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जब शरीर में उपापचयी क्रिया हो जाती है तो जीवों के शरीर से उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप अर्थात उपापचयी क्रिया होने के बाद उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को, जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है उसी का शरीर से बाहर निकलने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। मानव में इसके 2 प्रमुख अंग के नाम निम्नलिखित है और मानव में इसके 2 प्रमुख अंग होते हैं जिनका नाम निम्नलिखित है। इसका पहला अंग है वृक्क, जिसे किडनी कहा जाता है इंग्लिश में, जो रक्त में द्रव्य के रूप में अपशिष्ट पदार्थों लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। जो रक्त में द्रव्य के रूप में अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं जिसको इंग्लिश में लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट कहा जाता है, उसको मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। और फेफड़ा लंग्स, जो रक्त में गैसीय अपशिष्ट पदार्थों को गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालता है। जो फेफड़ा होता है वह तो रक्त में घुले हुए गैसीय अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है और जो वृक्क होता है वह रक्त में घुले हुए लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट अर्थात मूत्र के रूप में उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। तो ये थी उत्सर्जन क्या है और उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंग। वाष्प उत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है? जो वाष्प उत्सर्जन क्रिया होती है वह सिर्फ पौधों में होती है और इस क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है? वाष्प उत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए निम्नलिखित महत्व है, जो महत्व नीचे लिखा गया है। वाष्प उत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप ही यह पौधों के मूल रोम द्वारा खनिज लवणों के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक उनके परिवहन में सहायक होता है। यह पौधों में ताप क्रम संतुलन बनाए रखता है। वाष्प उत्सर्जन के कारण ही पौधों की जड़ों से चोटी तक जल की निश्चित धारा बनी रहती है। दिन में रंध्रों के खुले रहने पर वाष्प उत्सर्जन कर्षण ही जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल का कार्य करता है। वाष्प उत्सर्जन के कारण ही हम लोग जो पौधों के जड़ों में पानी को देते हैं लेकिन वह उसके चोटी तक पहुंच जाता है। तो वाष्प उत्सर्जन के कारण ही पौधों की जड़ों से चोटी तक जल की जो निश्चित धारा होती है वह बनी रहती है और यह पौधों में जो खनिज लवण होता है वह जड़ के द्वारा ऊपर तक उनके पत्तियों तक पहुँचाने में सहायक होता है अर्थात मदद करता है। और यह पौधों में तापकरण का संतुलन बनाए रखता है अर्थात उसमें जो ताप होता है उसका बैलेंस बनाए रखता है। मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है? जो मूत्र बनने की मात्रा होता है उसका नियमन किस प्रकार का होता है? जल की मात्रा
पुनरावशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा तथा कितना विलेय उत्सर्जित करना है पर निर्भर करता है। जो जल की मात्रा होता है वह पुनरावशोषण और शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय है उसमें उत्सर्जित करना है उसी पर निर्भर करता है। अगर अधिक मात्रा में जल या अन्य द्रव का सेवन किया जाए तो रक्त का दाब बढ़ जाता है, वह अधिक मात्रा में मूत्र बनती है। जब अधिक मात्रा में अगर आप जल को पीते हैं तो जो जल होता है उसका रक्त दाब बढ़ जाता है और अधिक मात्रा में मूत्र बनती है। मूत्र की मात्रा भोजन में लिए गए खनिज लवण व दूसरे ठोस आहार पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए अगर खाने में नमक की मात्रा अधिक है तो वृक्क से उचित मात्रा में लवण मूत्र के साथ ही बनता है, जिससे रक्त में विसरण दाब सही रहता है। मूत्राशय पेशीय होता है, अतः यह तंत्रिका नियंत्रण में है और इसी कारणवश मूत्र निकासी को नियंत्रित कर लेते हैं। जो मूत्र निकासी होता है यह तंत्रिका जो होता है नियंत्रण में होता है, इसी कारण हम लोग मूत्राशय पेशीय जो होता है उसको नियंत्रित भी कभी कभार कर लेते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ समझना था कि मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। तो मूत्र बनना के जो मात्रा का नियमन होता है वह शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर होता है तथा हम लोग खाने में अर्थात भोजन में खनिज लवण व दूसरे ठोस आहार पर भी निर्भर करता है। जैसे कि उदाहरण में बताया गया कि अगर आप खाने में नमक की मात्रा अधिक लेते हैं तो आपका जो मूत्र होगा वह अधिक बनेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प उत्सर्जन को परिभाषित करें। जो आपने पढ़ा वाष्प उत्सर्जन जो कि पौधों में होता है, तो वाष्प उत्सर्जन क्या होता है इसको परिभाषित करें। द्रव कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। इसमें आपको समझाया गया द्रव का कमरे के ताप पर या द्रव के क्वथनांक, जो द्रव का ताप होता है वह कमरे के ताप पर अर्थात बहुत ही कम रहने पर के नीचे तापों का जो वाष्प बनकर जो जल होता है वह धीरे धीरे द्रव अर्थात वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाता है और उसी वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। अर्थात वाष्प बनकर वह ऊपर की ओर वायुमंडल में जाता है और इसी प्रक्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है। क्या शाकाहारी एवं मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई में भिन्नता होती है? यदि हाँ तो क्यों? आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो शाकाहारी जीव होता है और मांसाहारी जीव होता है उन दोनों जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई में भिन्नता होती है। अर्थात शाकाहारी जीवों की छोटी आंत अलग साइज की होती है और मांसाहारी जंतुओं की जो छोटी आंत होती है वह अलग साइज की होती है। यदि होती है तो क्यों होती है? छोटी आंत की लंबाई भोजन के प्रकार पर निर्भर करती है। शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है जिससे कि सेल्यूलोज का पाचन सही ढंग से हो सके। इसके विपरीत मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की जो होती है लंबाई वह छोटी होती है क्योंकि मांसाहारी भोजन का पाचन अपेक्षाकृत सरल होता है। जो मांसाहारी भोजन होता है उसी का पाचन सरल होता है और जो शाकाहारी भोजन होता है उसका पाचन जो होता है वह थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें आपको इतना सिर्फ ध्यान में रखना है कि जो शाकाहारी जंतु होती है उनके छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है और जो मांसाहारी जीव होती है उनके छोटे आंत की लंबाई छोटी होती है और शाकाहारी की लंबी होती है और मांसाहारी की छोटी होती है। तो यही था शाकाहारी एवं मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई में भिन्नता। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में दंतक क्षरण का क्या कारण है? मनुष्य में जो दंत का क्षरण है अर्थात दांतों का खराब होना है उसका क्या कारण है? मनुष्य का दांत क्यों खराब होता है? तो दंत क्षरण या दंतक्षय इनेमल तथा डेंटिन के स्नेह स्नेह मृदुकरण के कारण होता है। अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर दंत प्लांक बना देते हैं। जब हम खाद्य पदार्थों को खाते हैं तो खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर कुछ जीवाणु कोशिका होते हैं वे चिपक जाते हैं और प्लांक दंत को ढक लेता है। इसलिए लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत स्तर तक नहीं पहुंच पाती है और यही जो है दंत क्षरण का मुख्य कारण है। जो जीवाणु कोशिका होता है वह दांतों पर चिपक कर दंत प्लांक बना देता है और जो प्लांक होता है वह दांत को ढक लेता है और जो लार होता है वह अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत स्तर तक नहीं पहुंच पाती है और ना पहुंच पाने के कारण ही दांत हमारे खराब होने लगते हैं। इसलिए हम लोग इस प्लांक को खत्म करने के लिए ब्रश करते हैं। दंत प्लांक एवं दंत अस्थिक्षय से आप क्या समझते हैं? जो दंत प्लांक आपने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा उसी के बारे में आप इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा कि दंत प्लांक क्या है एवं दंत अस्थिक्षय से आप क्या समझते हैं।
यदि मीठी चीज़ें खाने के उपरांत हम अपनी दांतों की सफाई ठीक से नहीं करते हैं तभी हमारे दांतों पर बैठ जाती है एवं दंत प्लांक बनाते हैं। दंत प्लांक बनाने का कारण यह है कि अगर आप कुछ मीठा खाते हैं और मीठा खाने के उपरांत अपनी दांतों की सफाई ठीक से नहीं करते हैं तो आपके दांतों पर जो कुछ जीवाणु होते हैं वे बैठ जाते हैं और दंत प्लांक बनाते हैं। शक्कर पर बैक्टीरिया की रासायनिक क्रिया कर अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल दांत के इनामेल से रासायनिक प्रतिक्रिया कर उसे नरम बना देता है तथा उसी स्थान पर धीरे धीरे एक छिद्र बन जाता है जिसे दंत अस्थिक्षय कहते हैं और धीरे धीरे दांत खराब होने लगता है। जब यह रासायनिक प्रतिक्रिया करता है तो वह दांतों को नरम बना देता है और नरम बनाकर धीरे धीरे उसमें छेद करने लगता है अर्थात छिद्र बना देता है और जिससे दंत अस्थिक्षय कहते हैं और दंत अस्थिक्षय होने लगता है। विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं? आपने इस वीडियो में 3 पोषण के बारे में अभी तक पढ़ा है, स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण और ये तीसरा आपका है विषम पोषी पोषण। तो विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं? विषम पोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी अन्य स्रोतों पर निर्भर करते हैं। हम आपको एक बात बता दें कि सिर्फ स्वपोषी ही एक ऐसा पोषण है जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता है, जिसमें जीव सिर्फ हरे पौधे ही होते हैं। लेकिन स्वपोषी के अलावा जितने भी पोषण होते हैं सभी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं और किसी अन्य स्रोतों पर निर्भर करते हैं। जैसे कि सभी जंतु, अहरित पौधे, कवक, इसके 3 प्रकार है। जो विषम पोषी होते हैं उसके 3 प्रकार होते हैं और जंतु भी एक विषम पोषी का ही उदाहरण है। इसका 3 प्रकार में पहला प्रकार है मृतजीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण और तीसरा है प्राणिसम पोषण। मित्रजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणिसम पोषण ये तीनों विषम पोषी पोषण के उदाहरण प्रकार हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखें। जो सजीव होता है उसके सजीव होने का क्या कारण है? सजीव होने का उसका कैसे पता चलेगा? तो उसके मुख्य 4 लक्षण के बारे में बताएं। तो सजीवों के मुख्य 4 लक्षण निम्नलिखित है। उनका जो पहला लक्षण होता है वह पोषण होता है। पोषण सजीवों के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा जो इसका लक्षण है वह श्वसन है। सांस लेना सजीव के लिए बहुत जरूरी है। अगर जो सांस ले रहा है समझिए वही सजीव है। जब सांस मनुष्य का रुक जाता है तो वह निर्जीव बन जाता है अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। और तीसरा सजीवों का एक होता है प्रजनन। सजीव जो होते हैं उनका प्रजनन होना भी बहुत जरूरी है और उनका वृद्धि एवं विकास होना भी जरूरी है। तो इसमें पूछा जा रहा था कि सजीवों के लक्षण को बताइए। तो सजीवों का मुख्य 4 लक्षण निम्नलिखित है, जिसमें से पहला लक्षण है पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है प्रजनन एवं चौथा है वृद्धि एवं विकास। उसमें पोषण होना चाहिए, वह सांस लेना चाहिए, उसमें प्रजनन की प्रक्रिया होनी चाहिए और वह वृद्धि एवं विकास करते रहना चाहिए। यही सभी सजीवों के लक्षण हैं। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जीवों में पोषण की अनिवार्यता की सार्थकता साबित करें। जो जीवों में पोषण की अनिवार्यता अर्थात जीवों में पोषण क्यों जरूरी है इस बात की सार्थकता को साबित करें। तो जैविक प्रक्रमों के संचालन, वृद्धि, अनुरक्षण आदि कार्यों के निष्पादन हेतु जावा का मूलभूत आवश्यकता ऊर्जा है। जीवो, यहाँ जीवो होना चाहिए था, यहाँ हेतु होना चाहिए, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो जो जैविक प्रक्रमों का संचालन होता है एवं उसकी वृद्धि और अनुरक्षण आदि के कार्यों के लिए हेतु जीवों का मूलभूत आवश्यकता ऊर्जा है। जो जीव होते हैं उनके शरीर का बढ़ना, उनका शरीर का अनुरक्षण अर्थात टूटे फूटे की मरम्मत होना, इन सभी कार्यों के लिए जो हम लोगों की अर्थात जीवों का मूलभूत आवश्यकता वह ऊर्जा है अर्थात एनर्जी है। और ऊर्जा की प्राप्ति हेतु खाद्य पदार्थों का जरूरत होती है, अतः जीवों में पोषण अनिवार्य है। और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोगों को खाद्य पदार्थ बहुत जरूरी है अर्थात हम लोगों को भोजन ग्रहण करना बहुत ही जरूरी है। अगर हम लोग भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो हम लोगों को ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी अर्थात एनर्जी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जो भोजन ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। इसलिए जो जीवन में पोषण की अनिवार्यता है अर्थात कोई भी जीव पोषण क्यों करता है उस बात की सार्थकता को साबित करें। तो उसकी सार्थकता इसी रूप से साबित किया जा रहा है कि अगर वह उसको नहीं करेगा तो उसमें एनर्जी नहीं आएगा और अगर वह एनर्जी को नहीं यूज कर पाएगा तब तक वह शरीर में वृद्धि नहीं कर पाएगा और अपने शरीर के टूटे फूटे की मरम्मत नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार आपका इस चैप्टर का 18 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया है और इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो भी आएगा जिसमें कुछ अन्य क्वेश्चंस को भी बताया जाएगा। और अगर आपको ये क्वेश्चंस एक बारी में समझ नहीं आता तो आप इस वीडियो को एक बार और रिपीट कर लें, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को सिर्फ अच्छे से समझ जाते हैं और अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है तो आप अपनी लैंग्वेज में भी इन क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर लिख दीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोस को जरूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोस पर कमेंट भी ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और
अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में अवश्य ज्वाइन हो जाएं और आप हमारे वीडियोज़ को भी लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Fearless.